सुंदरबन नाम के राज्य के महाराज गजेंद्र आज पूरे राज्य में हाथी पर सवारी करने वाले थे। इसी कारण से उनके राज दरबारी हाथी गजराज का माहुत उसे सजा धजा कर अच्छे से तैयार करके राजभवन की ओर लेकर आ रहा था। गजराज की सूंड पर सोने के आभूषण पहनाए थे और उसके पीठ पर रेशमी झालर डाली थी। गजराज अपने मस्ती में आगे बढ़ रहा था, तभी उसके पैर के नीचे कुचलकर कई सारी चींटियों की मौत हो जाती है। गजराज आगे चला जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि उसने कितने चींटियों की हत्या की है। फिर अरे वो देखो, उस गजराज ने क्या किया, हमारी कितने सारे बहन भाइयों को मार डाला उसने अपने पैरों से कुचलकर। हाँ, जब गजराज फिर से इस मार्ग से गुजरेगा तब और चींटियों को मार डालेगा। हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। हाँ, इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि आगे से किसी भी मार्ग पर पैर रखने से पहले 100 बार सोचेगा। चलो हमला बोल देते हैं। बहुत सारी चींटियां एक जगह पर मिलती हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जहाँ पर गजराज को बांध कर रखा था उस जगह पर जाती हैं। गजराज को पता ना चले, इस तरह से गजराज के पैर से होकर ऊपर चढ़ते हुए उसके पूरे शरीर पर फैल जाती हैं और उसे जोर जोर से काटने लगती हैं। उनके इस अचानक हुए हमले से गजराज बुरी तरह इधर उधर घूमने लगता है। काटो, और जोर से काटो, इसका पूरा शरीर आज लाल हो जाना चाहिए हमारे डंक से। हाँ चलो, इसके कान के अंदर जाकर भी इसे काटते हैं। दूसरी चींटी की बात सुनकर कई चींटियां गजराज के दोनों बड़े बड़े कानों में घुस जाती हैं और उसे जोरों से काटने लगती हैं। अब तो गजराज पागलों की तरह इधर उधर अपना सर पटकने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और रस्सी तोड़कर बाहर भाग जाता है। चींटियां अभी भी उसे जोर जोर से काट रही थी। गजराज जहाँ मार्ग दिखाई दे वहाँ भागने लगता है। उसके भागने से कई लोग आहत हो जाते हैं। महाराज गजेंद्र ये देखकर, माहूत, ये सब क्या हो रहा है? गजराज ऐसे पागलों की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है? समझ नहीं आ रहा महाराज, आज तक तो कभी भी गजराज ने इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया है। मैं जब इसे यहाँ लेकर आया था तब तक तो ये ठीक था। अभी इस क्षण जाओ और देखो क्या हुआ है। यदि गजराज ऐसे ही व्यवहार करता रहा तो और प्रजाजन आहत हो जाएंगे। कुछ सैनिकों को अपने सहायता के लिए साथ ले लो और गजराज को बांध कर ले आओ। महाराज गजेंद्र के आदेश अनुसार माहूत कुछ सैनिकों को साथ जैसे तैसे गजराज को बांधकर भवन में ले आता है। वो देखता है कि गजराज के पूरे शरीर पर चींटियों के डंक के निशान हैं और उसका शरीर लाल हो चुका है। फिर महाराज की जय हो। महाराज, गजराज पर चींटियों ने हमला कर दिया था और उसके पूरे शरीर पर चींटियों ने डंक मारे हैं। इसी कारण से गजराज ऐसे पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। माहूत, ये गजराज हमारा सबसे प्रिय हाथी है। वैद्य जी को बुलाकर इसके घाव का इलाज करवाओ और इसे फिर से चींटियां ना काटे, इसके लिए हमें कोई उपाय सोचनी होगी। जी महाराज, मेरे विचार से हमें चींटियों की बाम्बी का स्थान पता करके उसे नष्ट करना होगा, तभी राज्य की सभी चींटियां नष्ट हो जाएंगी। उचित है, तुम जाओ इसे वैद्य जी के पास लेकर। मैं प्रधान जी से कहकर चींटियों के बाम्बी का स्थान नष्ट करने के विषय में बात करता हूँ। फिर प्रधान जी, आपने देखा ना अभी क्या हुआ? गजराज बहुत आहत हो गया है। मैं अपने प्रिय गजराज को ऐसे पीड़ा में नहीं देख सकता। आप अभी जाकर चींटियों की बाम्बियां कहाँ हैं इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए और उसे कैसे नष्ट किया जाए उसके विषय में कोई योजना बनाइए। महाराज गजेंद्र की आज्ञा मानकर प्रधान जी पूरे राज्य में घूमकर कहाँ-कहाँ चींटियों की बाम्बी या उनका घर है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर महाराज जी जय हो। महाराज, आपके आज्ञा के अनुसार हमारे राज्य में कितनी जगहों पर चींटियों की बाम्बी है इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है और उसे नष्ट करने का उपाय भी खोज लिया है। महाराज, एक विशिष्ट प्रकार की औषधि से चींटियों की बाम्बी के साथ सारी चींटियां भी नष्ट हो जाएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने प्रधान जी। यदि ऐसा है तो शीघ्र अति शीघ्र जाकर उस औषधि से चींटियों की सभी बाम्बियों को नष्ट कर दीजिए।
प्रधान जी कुछ सेवकों को साथ लेकर जाते हैं और जहाँ जहाँ पर चींटियों की बाम्बी थी वहाँ पर उस औषधि का छिड़काव करवाते हैं। उस औषधि से सभी चींटियां मर जाती हैं। कुछ दिनों के बाद चींटियों की महारानी रानी चींटी सुंदरबन में आती है। वो अपने बाम्बी के पास जाकर देखती हैं तो सभी चींटियों की मृत्यु हो चुकी थी। रानी चींटी सभी स्थानों पर जाकर देखती है लेकिन उसे एक भी चींटी वहाँ पर जीवित नहीं मिलती। ये क्या, इतनी सारी चींटियों की एक साथ मृत्यु कैसे हो सकती है? जरूर किसी ने जान करके मेरी पूरी प्रजा को नष्ट कर दिया है। मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्य में प्रवास करने गई थी, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में मेरी प्रजा का नाश करने का साहस क्यों किया होगा किसी ने? क्या बिगाड़ा होगा मेरी प्रजा ने उनका? हे ईश्वर, आपको प्रणाम रखकर मैं उस दुष्ट मनुष्य को श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार से उसने मेरी प्रजा का नाश करके मेरे राज्य का निर्वंश कर दिया है, उसी प्रकार उस मनुष्य की आने वाली पीढ़ी भी निर्वंश हो जाएगी। रानी चींटी का हृदय दुख और क्रोध से भर गया था। दुख के कारण आहत होकर कुछ वर्ष बीत जाते हैं। महाराज गजेंद्र की अब मृत्यु हो गई थी और उनका पुत्र राजकुमार सुरेंद्र अब राजा बन चुका था। राजा सुरेंद्र का विवाह पड़ोस के राज्य की राजकुमारी मोहिनी से हुआ था। उनके विवाह को भी 10 वर्ष बीत गए थे, परंतु अभी तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। एक दिन, महाराज, हमारे विवाह को 10 वर्ष हो गए हैं, परंतु अभी तक हमें संतान नहीं हुई है। महाराज, मेरे विचार से अब आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अब कदाचित मैं आपको कभी संतान नहीं दे सकती। आप कोई उचित कन्या देखकर विवाह कर लीजिए। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? मैं दूसरा विवाह कदापि नहीं करूंगा। आपको ज्ञात है कि मैं आपसे कितना अधिक प्रेम करता हूँ। परंतु महाराज, हमने इतने प्रयास किए, बड़े बड़े वैद्यों की औषधि का सेवन किया, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ, तो अब क्या करें? महारानी, मुझे जानकारी मिली है कि हमारे राज्य में एक बहुत बड़े तपस्वी ऋषि का आगमन हुआ है। उन्हें यज्ञ में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त है। हम उनसे संतान प्राप्ति के लिए बड़े से बड़ा अनुष्ठान और यज्ञ करवाएंगे। मुझे विश्वास है उनके आशीर्वाद से हमें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। महाराज सुरेंद्र तपस्वी जी मिलकर उन्हें अपनी समस्या बताते हैं और उनसे अनुष्ठान करने की विनती करते हैं। तपस्वी जी भी 7 दिनों का अनुष्ठान करते हैं और उनके आशीर्वाद से महारानी मोहिनी गर्भवती हो जाती है। कुछ समय के पश्चात मोहिनी एक पुत्री को जन्म देती है। पुत्री के रूप में एक संतान पाकर सुरेंद्र और मोहिनी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। समय बीतता जाता है और राजकुमारी देखते ही 2 साल की हो जाती है, लेकिन अभी तक राजकुमारी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। वे जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ती थी। महाराज, हमारी राजकुमारी 2 साल की हो गई है, परंतु अभी तक वो खड़ी नहीं हो पा रही है। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ महारानी मोहिनी। मैंने राजवेद जी को बुलाया है, देखते हैं वो क्या करते हैं। राज्य वैद आने के बाद, महाराज, प्रत्येक बालक की बढ़ने की प्रगति भिन्न भिन्न होती है। कुछ बालक जल्दी चलने लगते हैं तो कुछ थोड़े विलंब से, परंतु आप चिंता मत कीजिए। मैं महारानी के पास कुछ औषधियाँ देता हूँ। उनका लेप बनाकर राजकुमारी के पैरों की मालिश करने के बाद उनके पैरों में चलने की शक्ति आ जाएगी। कुछ भी कीजिए राजवेद जी, परंतु मेरी पुत्री शीघ्र चलना शुरू करनी चाहिए। अवश्य महाराज। फिर राज्य वैद महारानी मोहिनी के पास कुछ औषधि देते हैं। मोहिनी भी रोज राजकुमारी के पैरों पर उन औषधियों का लेप लगाना शुरू करती है। बहुत दिन बीत जाते हैं, परंतु फिर भी किसी भी उपाय का कोई उपयोग नहीं हो रहा था। ऐसे ही 2 साल और बीत जाते हैं। एक दिन, महाराज, राजवैद का इलाज करके भी अब 2 वर्ष बीत गए हैं, परंतु फिर भी अभी तक राजकुमारी के पैरों में जरा भी शक्ति नहीं आई है। कब तक हमारी पुत्री ऐसे जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ती रहेगी? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। हाँ महारानी, मुझे अब हमारी पुत्री की बहुत चिंता होने लगी है। समझ नहीं आता कि राजकुमारी की इस रोग का इलाज किस प्रकार किया जाए। तभी महारानी मोहिनी देखती है राजकुमारी जमीन पर बैठकर ध्यान से कुछ देख रही है। फिर, पुत्री, क्या देख रही हो इतनी ध्यान से? माँ, ये देखो ना, ये चींटियां कितने अनुशासन से आगे जा रही हैं।
एक सीधी कतार में, एक भी चींटी इधर उधर नहीं जा रही है। अरे अरे, तुम वहां चींटियों के पास क्यों बैठी हो? चींटियां तुम्हें काट लेंगी। उठो उठो वहां से। नहीं माँ, ये मुझे कुछ नहीं करेंगी। आपको पता है, कल मैंने इन्हें मिश्री खाने को दी थी। उस मिश्री को बहुत सारी चींटियां मिलकर अपने घर में ले गई। पुत्री, तुम यदि इन चींटियों को कहीं भी खाने के लिए देती रहोगी तो उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी और वो पूरे राजभवन में फैल जाएंगी। फिर वो सबको काटने लगेंगी। नहीं माँ, ये चींटियां बहुत अच्छी हैं। ये कदापि किसी को नहीं काटती। ये देखो, मैं आपको एक हाथ में लेकर दिखाती हूँ। ऐसा कहकर राजकुमारी एक चींटी को हाथ में उठा लेती है। वो चींटी राजकुमारी के हाथ पर चलने लगती है और राजकुमारी हंसने लगती है। अरे, ये क्या कर रही हो तुम पुत्री? छोड़ दो उसे, नीचे काट लेगी तुम्हें। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। कितनी प्यारी है ये। महारानी राजकुमारी से क्रोधित होकर उस चींटी को अपने हाथों में लेकर मसलकर नीचे डाल देती है। मसलने के कारण उस चींटी के पैर टूट जाते हैं और वो तड़पने लगती है। ये देखकर राजकुमारी रोने लगती है। माँ, ये क्या किया तुमने? मेरी प्यारी चींटी को तुमने मसल दिया। अब वो मर जाएगी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। राजकुमारी गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद फिर से महारानी देखती है कि राजकुमारी चींटियों के पास बैठी है और उनसे बात कर रही है। ये देखकर मोहिनी चौंक जाती है। महाराज, महाराज, समझ नहीं आ रहा राजकुमारी को क्या हुआ। उस दिन वो चींटी को हाथ में लेकर घूम रही थी। मैंने उस चींटी को नीचे फेंक दिया और मुझसे क्रोधित हो गई, और आज मैंने देखा कि वो चींटियों के साथ बात कर रही है। क्या? चींटियों के साथ बात कर रही थी? हाँ महाराज। मोहिनी, राजकुमारी अभी छोटी है। राजभवन में उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रही होगी। आप चिंता ना करें। महाराज महारानी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मोहिनी लगातार राजकुमारी की चिंता में रहती है। फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमारी राजभवन के बगीचे में बैठी हुई थी। तब उसने देखा एक पेड़ पर कुछ चींटियां ऊपर जा रही हैं। उनमें एक बहुत बड़ी चींटी थी। वो बाकी चींटियों से बात कर रही थी। फिर, चींटी, तुम इन सब से इतनी बड़ी क्यों हो? तुम पेड़ पर क्या करने जा रही हो? राजकुमारी, मैं इन सब की रानी हूँ। पेड़ पर एक फल है जो बहुत मीठा है और बहुत बड़ा भी है। हम सब उसे ही खाने के लिए ऊपर बढ़ रही है। लेकिन इतने ऊपर जाकर तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होगा? तुम सब रुको, मैं सेवक से कहकर उस फल को नीचे जमीन पर रखती हूँ। फिर तुम सब इसे आराम से खा सकती हो। नहीं, तुम हमें फल नीचे लेकर दोगी तो हमें शर्म करने की आदत नहीं रहेगी। हम चींटियों का पूरा जीवन कष्ट करने में ही बीतता है। हमें बिना मेहनत के खाना अच्छा नहीं लगता। तुम हमारी चिंता मत करो। मैंने सुना है बहुत वर्ष पूर्व मेरे दादाजी ने हमारे राज्य से सभी चींटियों को नष्ट कर दिया था। फिर तुम सब पुनः कैसे आ गई? हम सब इस राज्य की नहीं है। इस सुंदर वन में रहने वाली चींटियों की महारानी एक बार हमारे राज्य में आई थी। हमारे राज्य में बड़ी भयंकर गर्मी होती थी, इसलिए हमें अपने बाम्बी से बाहर आकर खाने की तलाश में जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। हमारे कई भाई बहन खाना ढूंढने के समय गर्मी की वजह से मर जाते थे। ये बात यहाँ के रानी को पता चली। तब वो हमसे आकर मिली और उन्होंने बताया कि तुम सब सुंदरबन में रहो। यहाँ मौसम ठंडा होता है और यहाँ भोजन की भी कमी नहीं होती। वहाँ गर्मी थोड़ी कम होने के बाद हम सब यहाँ आने के लिए निकल पड़े। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ सभी चींटियों को नष्ट किया गया है। फिर हम कई सालों तक जमीन के नीचे रहकर अपना गुजारा कर रहे थे। धीरे धीरे सारी चींटियां पेड़ पर चढ़ जाती हैं और वो फल खा लेती हैं। फल खत्म होने के बाद सारी चींटियां फिर से नीचे वापस आकर अपने बाम्बी में पहुंच जाती हैं।
राजकुमारी रोज ऐसे ही चींटियों के साथ गपशप करती रहती थी। राजकुमारी का चींटियों के प्रति लगाव बढ़ता ही जाता है। ये देखकर अब मोहिनी के साथ महाराज सुरेंद्र को भी अपने पुत्री की चिंता होने लगती है। सुरेंद्र तय कर लेता है कि अब वो इन चींटियों को नष्ट कर देगा। फिर महारानी, आप उचित कह रही थी। राजकुमारी का व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। हमें शीघ्र कुछ करना होगा। मैंने निश्चित किया है कि जिन चींटियों के कारण हमारी पुत्री हमसे दूर जा रही है, मैं उन चींटियों को ही नष्ट कर दूंगा। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पिता ने भी राज्य के सभी चींटियों को नष्ट कर दिया था। उन चींटियों ने उनके प्रिय हाथी गजराज को काटने की दुस्साहस की थी। इसी कारण से अब मैं अपने पुत्री के लिए उन्हें नष्ट करने का आदेश दूंगा। राजकुमारी ये बात सुन लेती है और रेंगते हुए चींटियों के बाम्बी के पास जाकर बैठती है। जब महाराज सुरेंद्र अपने सेवकों के साथ वहां पहुंचते हैं, तब देखते हैं कि राजकुमारी ने अपने वस्त्र से चींटियों को छुपा कर रखा है। ये क्या कर रही हो पुत्री? पिताजी, मैंने आपकी बातें सुन ली थी। आप माँ को बता रहे थे कि आप इन चींटियों को नष्ट कर देंगे, परंतु मैं आपको ऐसा कदापि करने नहीं दूंगी। ये चींटियां मेरा परिवार है, मैं इनसे बहुत प्रेम करती हूँ। यदि आपने इन्हें नष्ट कर दिया तो मैं भी इनके साथ भूमि के अंदर चली जाऊंगी। ये तुम क्या कर रही हो पुत्री? तुम्हारा परिवार हम हैं। तुम इन चींटियों के परिवार कैसे हो सकती हो? हम भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। नहीं, आप मुझे वचन दीजिए कि आप इन चींटियों को नष्ट नहीं करेंगे, अन्यथा मैं कभी भी राजभवन में नहीं आऊंगी। राजकुमारी के इस कथन के बाद महाराज सुरेंद्र कुछ नहीं कह पाता और वापस चला जाता है। एक दिन सुरेंद्र किसी कारण से राज्य के बाहर प्रवास कर रहा होता है। लौटते समय उसे वन में ध्यान करते हुए एक स्वामी जी नजर आते हैं। सुरेंद्र उनका ध्यान पूरा होने तक वहीं बैठा रहता है। बाद में, स्वामी जी प्रणाम। कल्याण हो राजन, बताओ क्या समस्या है? स्वामी जी, मेरे विवाह के 10 वर्ष के पश्चात मुझे एक पुत्री प्राप्ति हुई, वो भी एक बड़े तपस्वी के साथ, दिन के यज्ञ याग और अनुष्ठान के बाद। परंतु मेरी पुत्री 7 वर्ष की होने के बाद भी अभी तक चल नहीं पा रही। बहुत उपाय करने के बाद भी उसके रोग का पता नहीं चल रहा। यदि आपकी कृपा हो तो आप ही मेरी पुत्री के विषय में कुछ बताएं। राजन, मैं आपके पुत्री को देखने के बाद ही कुछ बता सकता हूँ। मैं आपके साथ आपके राजमहल में आकर राजकुमारी से भेंट करता हूँ। स्वामी जी महाराज सुरेंद्र के साथ उनके राजभवन में पधारते हैं। महाराज और महारानी उनका उचित आदर सत्कार करते हैं। राजकुमारी भी जमीन पर बैठी हुई होती है। वो अब भी चींटियों को ही खाना खिला रही थी। फिर, राजन, मुझे एकांत चाहिए। मैं ध्यान करना चाहता हूँ। ध्यान करने के बाद मुझे ज्ञात होगा कि वास्तव में क्या हुआ है राजकुमारी को। जैसी आपकी इच्छा स्वामी जी। सुरेंद्र बाकी सबके साथ कक्ष के बाहर आता है। स्वामी जी ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और कुछ समय के पश्चात सुरेंद्र को बुलाते हैं। राजन, मुझे अपनी विद्या से ज्ञात हुआ है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके पिताश्री ने अपने प्रिय गजराज के कारण चींटियों के पूरे प्रजा को सुंदरबन से नष्ट कर दिया था। जब उन चींटियों की महारानी चींटी प्रभास से वापस आई, तब उसने देखा कि उसकी प्रजा में कोई भी जीवित नहीं है। वास्तव में चींटियों का कोई अपराध नहीं था। गजराज के पैरों के नीचे कई चींटियां कुचलकर मृत्यु के प्राप्त हुई थीं। इसीलिए उसका प्रतिशोध लेने के हेतु से बाकी चींटियां गजराज के शरीर पर काट रही थीं। अपने प्रजा के नष्ट होने के दुख, पीड़ा और क्रोध के कारण बहुत वर्ष तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऋषि द्वारा किए हुए यज्ञ के आशीर्वाद से आपको पुत्री की प्राप्ति तो हुई, परंतु इसी कारण से वो चल नहीं पाती और जमीन पर रेंगती रहती है। इसी कारण से उसे बाकी चींटियों के प्रति बहुत प्रेम और लगाव भी है। स्वामी जी, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है कि रानी चींटी के प्रजा के साथ जो कुछ हुआ वो अनुचित और अन्यायकारी था, परंतु अब हम अपनी पुत्री के लिए उस श्राप का निवारण नहीं कर सकते। निवारण तो हो सकता है राजन, यदि आप उन चींटियों का राज्य फिर से बना दो और उन्हें ये बता दो कि आगे कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार से या किसी भी कारण से उन्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, तब कदाचित राजकुमारी ठीक हो सकती है। स्वामी जी,
मैं अपने पुत्री के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने इतने बड़े राज्य में उन्हें एक स्थान दूंगा जहाँ सारी चींटियां सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं। उनके लिए भोजन का प्रबंध भी हो जाएगा। आप केवल उस श्राप का निवारण कीजिए। मैं अब मेरी पुत्री को ऐसा नहीं देख सकता। फिर सुरेंद्र अपने सेवकों को बुलाता है। सेवकों, सुंदरबन में एक ऐसा स्थान बनाओ जहां सारी चींटियां अपना राज्य निर्माण करके रह सकें। सुरक्षा का अच्छा प्रबंध करना। चींटियों के राज्य तक जाने के मार्ग पर हम मनुष्य के लिए पक्की सड़क बनाओ, क्योंकि यदि मनुष्य, घोड़े और हाथी पक्की सड़क का उपयोग करेंगे तो मिट्टी में रहने वाली चींटियां उनके पैरों के नीचे कुचल कर नहीं मरेंगे। पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि पक्की सड़क बनने के बाद सभी केवल उस सड़क का ही उपयोग करेंगे। महाराज सुरेंद्र के आदेश का पालन करते हुए सुंदरबन में जगह जगह पर पक्की सड़क बनाई जाती है। चींटियों के लिए एक मैदान में बड़ी बड़ी बाम्बियां बनाई जाती हैं, जिनमें भोजन की भी व्यवस्था थी। महाराज सुरेंद्र सभी चींटियां सुरक्षित उस स्थान पर पहुंचने तक स्वयं खड़े होते हैं। फिर पुत्री, देखा तुमने, ये सभी चींटियां अब सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई हैं। अब तो तुम इनकी चिंता करना छोड़ दो। पिताश्री, आप इन्हें मुझसे इतनी दूर क्यों ले आए हैं? ये मेरी दोस्त हैं। यदि ये राजभवन से दूर होंगी तो मैं इनके साथ खेलने और बातें करने कैसे आऊंगी? मैं तो चल भी नहीं सकती। उसका उपाय है मेरी पुत्री। तुम रोज अपने इन दोस्तों से आकर मिल सकती हो और उन्हें भोजन भी खिला सकती हो। स्वामी जी, आपने कहा था ना, चींटियों को सुरक्षित करने के बाद श्राप का निवारण हो जाएगा। हाँ राजन, मैं अभी गंगाजल को अभिमंत्रित करके राजकुमारी के शरीर पर उसका छिड़काव करता हूँ। उसके बाद राजकुमारी और आपका राज परिवार रानी चींटी के श्राप से मुक्त हो जाएगा। स्वामी जी अपने कमंडल से गंगा जल हथेली में लेते हैं और कुछ मंत्र बोलते हैं। फिर वो गंगा जल राजकुमारी के शरीर पर छिड़कते हैं। उनके ऐसे करते ही राजकुमारी के पैरों में शक्ति आ जाती है और वो उठकर खड़ी हो जाती है। अपने पुत्री को अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखकर महाराज सुरेंद्र और महारानी मोहिनी फूले नहीं समाती। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी अपने पैरों से चलते हुए चींटियों से मिलने आती है। राजकुमारी, आपके पैर ठीक हो गए? हाँ, तुम्हारे ही कारण से मेरे पैरों में चलने की शक्ति नहीं थी और अब तुम्हारे ही कारण मैं चल पा रही हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म की रानी ने मेरे दादाजी को श्राप दिया था, इस कारण से मैं ऐसी थी। परंतु अब मेरे पिताजी ने तुम सब चींटियों को सुरक्षित स्थान देकर मुझे श्राप मुक्त कर दिया है। अब मैं रोज तुम सबसे मिलने आ सकती हूँ और तुम्हें भोजन खिला सकती हूँ। राजकुमारी देखती हैं कि सभी चींटियां बहुत सुख से अपनी बाम्बी में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। महाराज सुरेंद्र के प्रेम और स्वामी जी के आशीर्वाद से राजकुमारी का श्राप टूट जाता है और वो ठीक हो जाती हैं। कुछ वर्ष बीत जाते हैं और राजकुमारी विवाह योग्य हो जाती हैं। इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी राजकुमारी अपने चींटियों को नहीं भूलती। वो प्रतिदिन चींटियों से मिलने का अपना कार्य करती हैं। कहा जाता है कि आज भी सुंदरबन में चींटियों का अपना अलग स्थान है और जो भी कोई चींटी को मारता है तो उसे चींटी श्राप दे देती है।